Hello, everybody. Welcome to this question answer series for CA Final Direct Taxes and International Taxation applicable for November 24 attempt. आज हम ना जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे इक्वलाइजेशन लेवी के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ इतना सुन के भी चले जाओगे तो आपसे पूरे पूरे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ABC Limited is an Indian company carrying on the business of manufacturing and sale of teakwood furniture under the brand name of Purewood. ठीक है। In order to expand its overseas business of sales and exports, it launched a massive advertisement campaign to its products. For the purpose online advertisement, it utilized the services of PQR Limited, London-based company during the previous year 23-24। एबीसी ने 5 लाख रुपए पे किए। सर हमने इक्वलाइजेशन लेवी वाले कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बिजनेस के लिए कर रहे हो, किसी ऐसी एंटिटी को पेमेंट कर रहे हो जिसका पीई नहीं है, तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटनी पड़ेगी अगर अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का है तो। यह अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है ना, यहाँ पे अमाउंट 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख का है, तो अपने को इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ जाएगी 6% के हिसाब से। ये हमारा सीधे सीधे आंसर आना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैटर क्या करता है, क्या उस कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है कि नहीं है। देखते हैं एक बार आगे क्या कह रहा है। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन, टीडीएस इम्प्लीकेशन ऑफ सच पेमेंट इन रिसीट्स इन द हैंड्स ऑफ दिस एंड दिस। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि पीक्यूआर का कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में। बात बताओ, अगर पीक्यूआर का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो सीधे सीधे इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगी इस केस में। 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटने के बाद पेमेंट करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पीक्यूआर हैज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और सर्विसेज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दे रखी है। अगर उस एंटिटी का, उस नॉन रेजिडेंट एंटिटी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, तो फिर उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी। उस केस में क्या लगेगा, उस केस में टीडीएस के प्रोविजंस लग जाएंगे सर। 194 सी में टीडीएस काटना पड़ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड। तो उस केस में टीडीएस की इंप्लीकेशंस आ जाएंगे। एक बार आंसर चेक करो क्या कह रहा है। चैप्टर 7 बोलता है इक्वलाइजेशन लेवी के लिए 6% काटना पड़ेगा अगर एक नॉन रेसिडेंट जिसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, किसके लिए पेमेंट कर रहे हो? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर डिजिटल स्पेस के लिए, या एनी अदर सर्विसेज एज बी नोटिफाइड बाय द डॉक्यूमेंट। लेकिन कह रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी नहीं डिडक्ट करनी अगर 1 लाख तक का पेमेंट कर रहे हो। पहले केस में अगर कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो 6% इक्वलाइजेशन लेवी 5 लाख के अमाउंट पे डिडक्ट करनी पड़ जाएगी। और कहता है जो सामने वाले के हाथ में, सामने वाला जो पीक्यू और पीएलसी है सर, पीक्यू और पीएलसी, पीक्यू और एलएलसी, इसके हाथ में इनकम ना एग्जेम्प्ट हो जाती है। सेक्शन 10 क्लॉज 50 में एग्जेम्प्ट हो जाती है ये इनकम। फिर कहता है अगर पीक्यूआर का कोई भी, पीक्यूआर इंक का कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, तब क्या होगा? तब उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी अट्रैक्टेड। उस केस में ना फिर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी अपने ऊपर, उसके ऊपर। इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी, लेकिन टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट अंडर सेक्शन 195 का टीडीएस रेट आपको काटना पड़ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में गलती कहाँ करते स्टूडेंट्स, पता आपको? स्टूडेंट्स को इक्वलाइजेशन लेवी अच्छे से पता रहता है कि इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगी अगर उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें भूल जाते हैं कि अपने को टीडीएस का भी इंप्लीकेशन बताना है कि अगर इंडिया में एक फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट आ गया तो किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा, और टीडीएस के इंप्लीकेशंस भी अपने को बताने पड़ जाएंगे। ओके जी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एमएनओ इंक, कंट्री ए बेस्ड कंपनी। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाते चलते हैं। एमएनओ is carrying on the business of manufacturing and sale of furniture under the brand name of Purewood। ये Purewood के अंडर में काम करती है। In order to increase its share in the Indian market, it launched a massive advertisement campaign to its of its product. For sale of online advertisement, it utilized the services of PQR, a country Y based company। PQR है, PQR Inc, country Y है। ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रही है इसको, एमएनओ को। ठीक है, which operates and owns a digital platform। The gross receipts of PQR from the provision of the services कितनी है? 3 करोड़ रुपए की ग्रॉस रिसीट्स है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एमएनओ पेड 5 लाख रुपए का पेमेंट किया, 5 लाख का, फॉर दी सच सर्विसेज। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। कह रहे एमएनओ और पीक्यूआर का कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताना मेरे को, ये एक नॉन रेसिडेंट है, एमएनओ एक नॉन रेसिडेंट है, पीक्यूआर भी नॉन रेसिडेंट है।
एक नॉन रेसिडेंट को एक नॉन रेसिडेंट ने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी, बताओ क्या इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन आना चाहिए? ना जी, कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आना चाहिए। इसमें इक्वलाइजेशन लेवी का इम्प्लीकेशन आएगा क्या? इक्वलाइजेशन लेवी का इम्प्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ये जो 5 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा है ना, ये जो एमएनओ प्योर वुड ब्रांड वाला अगर 5 लाख का जो पेमेंट कर रहा है ये फॉर एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया के लिए अगर कर रहा है ना पेमेंट, तो इस 5 लाख पे 2% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ जाएगी, 2% इक्वलाइजेशन लेवी पे करनी पड़ जाएगी पीक्यूआर। क्या एक बार चेक करो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 5 लाख रुपए इंडिया के लिए पेमेंट कर रहा है? कह रहा है ग्रॉस रिसीट्स ऑफ पीक्यूआर इज 3 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 5 लाख रुपए पे किए गए फॉर सच सर्विसेज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स शेयर इन द इंडियन मार्केट इट लॉन्च्ड अ मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। यानी सर ये जो 5 लाख रुपए का पेमेंट किया है ना इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किया हुआ है। यानी सर इस केस में अगर दोनों का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना तो पीक्यूआर को 2% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ जाएगी या पे करनी पड़ जाएगी अपनी जेब से। 165 एक इक्वलाइजेशन लेवी यहाँ लग जाएगी। तो समझ में आया क्या एक पॉइंट? एक बार आंसर रीड करो ना पहले पार्ट में क्या कह रहा है। Chapter 7 of the Finance Act 2016 Equalization Levy provides for equalization levy 6% of the amount of consideration for the specified services received or receivable by the non-resident not having permanent establishment from a resident who carries on business or profession or a non-resident who has permanent establishment. फिर कहता है स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन सी होती है? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस या एनी अदर सर्विसेज। हाउएवर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी अगर 1 लाख तक की सर्विसेज ले लिए या फिर अगर आपने बिजनेसेस के लिए नहीं लिए। फिर 2% वाली इक्वलाइजेशन लेवी को पूरा इसने एक्सप्लेन किया। फिर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन किया। फिर पहले आंसर को लिख रहा है वो कि अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना तो इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंट केस नॉन रेसिडेंट सर्विसेज विल नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो ये इसमें इक्वलाइजेशन लेवी 6% वाली डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आगे क्या कह रहा है? हाउ एवर इक्वलाइजेशन लेवी 2% अंडर सेक्शन 165A विल बी अट्रैक्टेड ऑन 5 लाख रुपीज बीइंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय पीक्यूआर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एमएनओ। यानी अल्टी 100 बात की एक बात क्या कह रहा है कि एक नॉन रेसिडेंट ने एक दूसरे नॉन रेसिडेंट को सर्विसेज दी। ये एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर है। इस ई-कॉमर्स ऑपरेटर को 2% इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने ऐसे जने को सर्विसेज दी हैं जो इंडिया में ऐड दिखाने के लिए पेमेंट कर रहा है। तो इसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ जाएगी 5 लाख रुपए का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अगर एग्जाम में आया तो शायद नहीं बनेगा आपसे, इसलिए इसको आपको बारीकी से सुनते चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए क्या कह रहा है? इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? एमएनओ का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन पीक्यूआर का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में। एमएनओ का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन पीक्यूआर का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अगर एमएनओ का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर तो सीधे-सीधे 165 वाली इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी ना। सीधे-सीधे जो भी पेमेंट करेगा ये 5 लाख का इस पे 6% टीडीएस 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट के पेमेंट कर देगा। आंसर चेक करो क्या कह रहा है। इन दी प्रेजेंट केस इक्वलाइजेशन लेवी 6% वाली चार्जेबल हो जाएगी 5 लाख पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तीसरा क्या पॉइंट कह रहा है? पीक्यूआर हैज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया और फिर उसके बाद इफेक्टिवली उसी पी से सर्विसेज दे रहा है। सर अगर पीक्यूआर का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है फिर तो कोई इक्वलाइजेशन लेवी की बात ही नहीं आ जाती ना। सर्विस प्रोवाइडर अगर इंडिया में आ जाता तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी की बात ही नहीं आ जाती। इसलिए इस केस में कोई इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के प्रोविजंस आपके लग जाएंगे। इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी अट्रैक्टेड। 5 लाख पे कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं अट्रैक्ट होने वाली है। जो भी कनेक्ट किया जा रहा है इसको डीम्ड टू बी इंडियन इनकम मान लिया जाएगा और टैक्सेबल करा दिया जाएगा इंडिया में। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आपसे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार नजर घुमा लेना, इस क्वेश्चन को एक बार सिंगल स्टार मार लो। नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में जब कोई भी इस क्वेश्चन को करो तो एक बार नजर घुमा लेना, नहीं तो अगर नहीं कर रहे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सीरियसली इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सुनना। XYZ company, a non-resident entity based in Singapore owns and operates the electronic facility। देखना XYZ है, सिंगापुर का है, क्या कर रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। कह रहा है इफेक्ट्स ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। ठीक है, खुद के सामान बेचता है। कहता है इंडिया के लोगों का सामान बेचने से कितना सेल हुआ? इंडिया में 158 लाख 158 लाख का सामान बेचा। प्लस कहता है रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया सर बट रेसिडेंट इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। यानी सर बाकी सामान इन्होंने कहाँ बेचा हुआ है? सर 96 लाख रुपीस का सामान बेचा हुआ है इंडिया के बाहर साउथ ईस्ट एशिया में सामान बेचा हुआ है इसने। इसमें कह रहा है लेकिन इसमें से भी ना 96 लाख में से भी ना 57 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज किया। यानी जो 2 करोड़ की लिमिट हम निकालते हैं उसमें ये लोग भी ऐड करते हैं जिन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज किया। यानी 158 लाख में मैं 57 लाख ऐड कर दूंगा, यानी अगर ओवरऑल बोलूं तो 215 लाख रुपए की ना रिसीट्स इंडिया से हो रही है।
215 लाख रुपए की रिसीट्स इंडिया से हो रही है, यानी क्या मैं ऑल इन ऑल कह सकता हूँ क्या कि ओवरऑल 2 करोड़ के ऊपर की रिसीट्स इंडिया की है। तो जो भी XYZ सिंगापुर है ना, इसका जो भी रिसीट्स इंडिया से हो रही है, इसका 2% इसको इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ जाएगी। यानी 215 लाख का 2% इक्वलाइजेशन लेवी इसको देनी पड़ जाएगी। कौन सी इक्वलाइजेशन लेवी आ जाती है? 165 ए वाली। आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी आप डिफाइन करने वाले हो। कभी भी अगर कोई ऐसा नॉन नॉन रेजिडेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि सर फैसिलिटेशन या ओन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है, और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? रेसिडेंट को या फिर नॉन रेसिडेंट को जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो इंडिया के लोगों को एडवर्टाइजमेंट टारगेट कर रहा है, इन सबको जो भी सर्विसेज मिलेगी इसका 2% वो इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगा। ऐसा आप डिफाइन करने वाले हो। उसके बाद आप केस 1 केस 2 में जाओगे। केस 1 क्या कह रहा है? XYZ का कोई कॉम XYZ जो है अपना, उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सीधे से 2% इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी। अगर XYZ का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और उसने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से ही सामान बेचा हुआ है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? अगर XYZ का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो कोई इक्वलाइजेशन अभी नहीं लगने वाली। इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? जल्दी इधर इधर मेरी तरफ देख के बोलो, क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? एक नॉर्मल बिज़नेस की तरह इंडिया में ट्रीट हो जाएगा। इनकम विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। इनका इंडिया में इनकम टैक्स हो जाएगी सीधे-सीधे। इक्वलाइजेशन लेवी के कांसेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस केस में ना, no equalization levy plus income tax as per normal provisions of income tax, as normal provisions of IT। तीसरा पार्ट क्या कहता है? Would your answer change if receipts in B is up to 40 lakh rupees with respect to person using IP address? एक बार देखना क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है क्या आपका आंसर बदल जाएगा कि 57 लाख नहीं, सिर्फ 40 लाख की जो सेल्स है ना, ये इंडिया के आईपी एड्रेस यूजर से आ रही है। आउट ऑफ 96 लाख जो सेल किया हुआ इंडिया के बाहर, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख की ऐसी सेल्स है ना जो इंडिया के आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। यानी क्या मैं कह सकता हूँ इस 40 लाख को मेरे को ऐड करना पड़ेगा टर्नओवर में? यानी जो 158 लाख का टर्नओवर है इसमें 40 लाख ऐड होगा, यानी कह सकता हूँ टोटल में 198 लाख रुपीस का टर्नओवर हो जाएगा। ये 2 करोड़ से कम है, यानी इस केस में ना 165 ए वाली इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। आप इक्वलाइजेशन लेवी से एग्जेम्प्ट हो जाओगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन सिमिलर टोन में है, तो आप इसको नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप मत करना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। PQR इज एन इंडियन हेडक्वार्टर्ड मल्टीनेशनल कंपनी। इंडिया में हेडक्वार्टर है लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी। इट हैज फिक्स्ड फी अरेंजमेंट फॉर 3 करोड़ रुपए विथ एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड। देखना क्वेश्चन क्या रहा है। PQR एक इंडिया की मतलब इंडियन हेडक्वार्टर्स इंडिया में, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी पूरे विदेश भर में हर जगह काम करती है। उसने एक्स लिमिटेड के साथ एक 3 करोड़ का एग्रीमेंट कर रखा है। XYZ लिमिटेड 3 करोड़ का एग्रीमेंट है। ठीक है। एक्स लिमिटेड यूके की है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। अप्रूव्ड भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एक्स लिमिटेड ना मेंटेन करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म through which it has provided IFRS advisory and consultancy services, which also includes providing response to queries of PQR। कह रहा है कि ये जो है ना XYZ लिमिटेड, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ई कॉमर्स का काम करती है एक तरीके का, और ये ना IFRS रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करती है, यानी एक प्रोफेशनल काम है IFRS रिलेटेड क्वेरीज। IFRS रिलेटेड क्वेरीज प्लस टेक सपोर्ट देती है। क्या कह रहा है आगे? द टेक्निकल स्टाफ ऑफ XY provides expert view virtually over the platform within 24 to 78 hours। यानी जो फॉरेन कंपनी है वो 24 से लेके 72 आवर्स तक टेक्निकल सपोर्ट दे देती है। Further, X Accounting Limited has also provided customized training through the embedded online video platform exclusively for personal working। और भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। X Accounting Limited का ना कोई भी परमानेंट कोई ऑफिस नहीं है यूके के बाहर। बताओ TDS implications बताओ, या फिर सर जो भी चीजें हैं वो सब हमको बताओ ना, क्या कह रहे हैं? ये चीज देखो इधर। सर इस ट्रांजैक्शन में सर कोई टैक्स इंप्लीकेशन बताओ, हमसे ही बोल रहा है। 3 करोड़ रुपए में पेमेंट कर रहा हूँ IFRS रिलेटेड सर्विसेज लेने के लिए। किससे ले रहा हूँ सर? किससे ले रहा हूँ सर? एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कायदे से अगर मैं आपसे बोलूं सेक्शन 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी क्या बोलती है? सेक्शन 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी क्या बोलती है सर? अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर रहता है, इसकी जो भी सर्विसेज रहती है ना इंडियन सर्विसेज, उस पर 2% इसको इक्वलाइजेशन लेवी पे करनी पड़ जाएगी। लेकिन 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी में एक एक्सेप्शन पढ़ाया था मैंने। अगर वो कोई सर्विसेज दे रहा है, अगर कोई इंडियन सर्विसेज पेमेंट कर रहा है इंडियन पर्सन, जो कि सर रॉयल्टी या FTS
अंडर सेक्शन 9 में कवर हो रही है ना, अंडर सेक्शन 9, उस केस में ना आपको 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटनी है। उस केस में 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटनी होती है। इसको सर 20% जो रॉयल्टी का प्रोविजन है ना, या 20% जो एफटीएस वाला प्रोविजन है ना, एफटीएस वाले रेट से ही आपको टीडीएस काटना है, आपको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं डिडक्ट करके चलनी है। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर इसको आंसर में कैसे लिखना है, एक बार आंसर देखो मेरे साथ क्या कह रहा है। आंसर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, आप आंसर ऐसा नहीं भी लिख के आओगे तो भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल है ये। अगर आप आंसर ऐसा नहीं भी लिख के आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना दिया हुआ है जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपको लिख के आना है। सेक्शन 165 ए की प्रोवाइड करता है कि 2% आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे करनी है, जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रही है इंडिया की सेल्स से। ठीक है, वी नीड टू डिटरमाइन जो एक्स एक्स ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रखी है ना, वो ई कॉमर्स ऑपरेटिंग सर्विसेज है कि नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस एक नॉन रेजिडेंट जो कि एक ओन करता है, मैनेज करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, ताकि वो सामान को बेच सके, खरीद सके और सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सके। इस केस में ना जो एक्स का अकाउंटिंग कंपनी है वो एक नॉन रेजिडेंट है जो ई कॉमर्स फैसिलिटी प्लेटफॉर्म मेंटेन करता है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। तो एक्स लिमिटेड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक्स लिमिटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर तो है, ये बात तो पक्की हो गई। However, consideration receivable no specified services की है, ठीक है, will not include the consideration which would be taxable as technical services। यानी सर बहुत बहुत शानदार चीज बोल दी, बहुत शानदार चीज बोल दी। कहा स्पेसिफाइड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है ना एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड, ये वैसे इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है ना सेक्शन 9 में, इसलिए हम इसको स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर नहीं करने वाले। इसको हम स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर नहीं करने वाले, इसको हम इक्वलाइजेशन लेवी के 165 ए के परव्यू से बाहर कर रहे हैं। इसको सर टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर कौन से हेड में इनकम, कौन से सेक्शन में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो जाएगी ये इनकम। मतलब समझ में आया क्या? इनकम डीम्ड टू अक्रूर अराइज इन इंडिया में चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार नजर जाना जरूरी है इस पे। एक बार सिंगल सा स्टार मार्क कर दो। आगे एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसमें स्टार मार्क कर पाऊंगा। क्या कह रहा है आगे? निकानू लिमिटेड, ओए होए, निकानू लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। निकानू इंडियन कंपनी है, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कॉटन गारमेंट्स अंडर द ब्रांड नेम पीकॉट। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स एक्सपोर्ट सेल्स इट लॉन्च्ड अ मैसिव पब्लिसिटी ओवरसीज मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इट्स हायर्ड स्काई लिमिटेड, स्काई लिमिटेड को इसने हायर किया हुआ। स्काई इंक को न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं। 10 लाख का पेमेंट किया। अरे यार इसमें क्या करोगे, सीधे सीधे इसमें इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी ना 6% की, सीधे सीधे 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी। इनसे कौन सी 165 वाली इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी। कितनी लगेगी? 6% ऑफ 10 लाख लगने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं, सीधे सीधे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है सुनना। मेसर्स बूगी एलएलसी, सॉरी मेसर्स गूगल एलएलसी, गूगल का गूगल कर दिया, ठीक है। मेसर्स गूगल एलएलसी इज एन एंटिटी रेसिडेंट इन यूएसए, ओन्स एंड ऑपरेट्स एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। एक फॉरेन कंपनी है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, वही फ्लिपजोन, फ्लिपजोन के नाम से ऐप यूज करते हैं। ऑन दिस प्लेटफॉर्म उन्होंने सेल्स किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी को। जो गूगल है ना, उसका कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, लेकिन कुछ डिटेल्स दे रखी है। गूगल ने जो सेल्स की है ना, वो इंडिया के रेसिडेंट को कितने की सेल कर रखी है? 1,96,00,000 रुपए की सेल कर रखी है। यानी 1,96,00,000 की ना सेल्स इंडियन रेसिडेंट को कर रखी है गूगल ने। फिर कह रहा है कि ऐसे लोगों को सेल कर रखी है। सेल प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन रेसिडेंट इंडिया व्हाइल विजिटिंग सम नेबरिंग कंट्रीज। यानी कह रहा है कि है तो इंडियन रेजिडेंट, लेकिन बाहर दूसरे देशों में घूमने गए हुए थे ना, श्रीलंका वगैरह में, मालदीव्स में घूमने गए हुए थे ना, वहां पे रहते रहते इन्होंने खरीदी की। एक बात बताओ, अगर वहां पे रहते रहते खरीदी की तो इंडिया का आईपी एड्रेस ही यूज किया होगा ना इन्होंने। अगर तुम इंडिया में रहते हो और घूमने जाते हो, मालदीव्स घूमने जाते हो या फिर तुम सिंगापुर घूमने जाते हो, तो आईपी एड्रेस तो इंडिया का यूज करते हो ना। यानी ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि ये सेल ऐसी कर रखी है जो इंडिया के आईपी एड्रेस के यूजर्स का कर रखा है, इंडिया के आईपी एड्रेस यूज करने वाले लोगों को सेल कर रखी है। यानी इसको भी मैं ऐड करूंगा, ओवरऑल बोलूंगा 203 एक 2,03,00,000 रुपए की मेरी सेल्स हो जाएगी, 203 लैक्स की मेरी सेल हो जाएगी। यानी ये 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी में आ रहा है, 2 करोड़ के ऊपर की सेल है, इसलिए इस केस में 165 ए में इक्वलाइजेशन लेवी इसको पे करनी पड़ जाएगी। किसको? गूगल एलएलसी को। कितना? 2% पे करना पड़ जाएगा, 2%। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मेसर्स एक्सवाईजेड एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेटेड इन चाइना हैज नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। ई कॉमर्स ऑपरेटर है चाइना में, कोई फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में। उसने 1,20,00,000 का सामान इंडियन रेसिडेंट्स को बेचा। सीधे सीधे ये तो टर्नओवर का हिस्सा मानेंगे ही मानेंगे।
Services provided to person resident in India by the way of online advertisement when amount of bill does not exceed 1 लाख रुपीस। बस 10 लाख 1 लाख रुपए से बढ़ा नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? 1-1 रुपए का बेचो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक नॉन रेज़िडेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में सामान बेच रहे हैं, कितने भी अमाउंट का बेचे, अपने को इंडिया का टर्नओवर चाहिए ना, तो कह सकता हूँ क्या कि 70 लाख रुपए मेरा और ऐड होगा टर्नओवर में। सीआर ये भी सीआर है। कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू नॉन रेसिडेंट्स बाय द वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट व्हिच टारगेट्स इंडियन कस्टमर। ये सुनना है, बड़ी अच्छी चीज बोलता है ये। कहता है कि ये जो है ना अपना XYZ ने ना इंडिया के बाहर किसी पर्सन को सर्विसेज दी है, लेकिन सर्विसेज ऐसी दी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कि एडवर्टाइजमेंट इंडिया में दिखा रहा है, तो ये चीज भी तो 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी में कवर हो जाता है। यानी इसको भी टर्नओवर का हिस्सा मानना पड़ेगा, यानी 20 लाख रुपए भी मेरे को टर्नओवर का हिस्सा मानना पड़ेगा। यानी ओवरऑल अगर मैं टर्नओवर निकालता हूँ 2.1 सीआर का मेरा टर्नओवर आ जाता है। तो क्या मुझे बताओ, क्या 165 ए की इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी? क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी? हाँ जी सर, लग जाएगी। इस केस में सीधे सीधे इस पे 2% इसको पे करना पड़ जाएगा। 2% ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ जाएगा। कितना होता है? 420, 4,20,000 रुपए इसको पे करना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी, और उसके हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो मिस्टर XYZ ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सीधे सीधे आंसर भी आपको यही मिलने वाला है। पूरा ज्ञान आपको लिखना पड़ेगा, जो जो मैंने आपको बोला। ज्ञान लिखना जरूरी है। अगर मैं फालतू क्लास में बोल रहा हूँ ज्ञान, तो दैट डज नॉट मीन कि वो सच्ची में फालतू है। वो सुनना है और यहाँ से लिखना है एग्जाम में। अगर नहीं लिख रहे, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। समझ पा रहे हो बात को? आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। सन लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ द कारपेट्स। इंडिया की कंपनी कारपेट बेचती है। एक्सपैंड करना था उसको अपना इंटरनेशनल सेल्स, तो उन्होंने लंदन बेस्ड शाइन कंपनी को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का काम दिया। उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है शाइन का। प्रीवियस ईयर 22-23 में ना जो इंडियन कंपनी उसने 5 लाख रुपए पे किए और इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर दी। कब डिडक्ट कर दी सर? 15/3/2023 को डिडक्ट कर दी। सरकार को कब दी है सोचो? 15/7/2024 को बेची है। यानी कब देनी चाहिए थी सर? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ देनी चाहिए ना। 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ दे देनी चाहिए ना। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट। यार 15/3 को सर्विसेज ली और पेमेंट कर दिया, यानी उसी दिन पे डिडक्ट तो कर ही दिया होगा। पेमेंट कब किया है? सरकार को पेमेंट कब तक कर देना चाहिए था? 7th ऑफ अप्रैल तो को तो कर ही देना चाहिए था, 2023 तक कर देना चाहिए था पेमेंट। मैंने कब किया? 15th अप्रैल 2024 को किया। यानी मैंने कितना किया? मैंने 8 दिन डिले किया, यानी 1 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा मेरे ऊपर। इक्वलाइजेशन लेवी होगी कितनी? 5 लाख पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी कितना होता है? 30,000 की इक्वलाइजेशन लेवी होगी। इस 30,000 की इक्वलाइजेशन लेवी पे 1% का इंटरेस्ट मेरे ऊपर लगने वाला, 300 रुपए का मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। यही आंसर है, सिंपल सा बात है। What are the circumstances in which penalty cannot be imposed? सर पेनल्टी कब कब इम्पोज नहीं होगी? ऐसे कौन कौन सर्कमस्टांसेस है? सरकार बोलती है अगर कोई भी रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर आप बता देते हो ना, तो फिर पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। सिंपल सी बात है। नो फेलियर इन केस सन प्रूव्स दैट देयर इज रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर। रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर था, इसलिए पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सर अगर कहता है अगर आप अग्रीव्ड हो तो उस केस में कब तक आप कर सकते हो? सर 30 डेज में फॉर्म 3 में चले जाओ, सीआईटी अपील्स में। 30 डेज में चले जाओ फॉर्म 3 में सीआईटी अपील्स के पास। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? मिस्टर भरत has opened an office of Alpha Private Limited in country A. Alpha, country A. Based company in Pune है। कंट्री ए बेस्ड कंपनी, इसका ऑफिस पुणे में डाला हुआ है। ओ, इंडिया में कोई ऑफिस आ गया, इंडिया में ऑफिस आ गया, ठीक है। Where he and Mr. Ashok execute the work of the company relating to the Indian operations. Alpha Private Limited is further considering advertising the product of an internet प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट यूजिंग फेस पैड। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट पर्सन है, एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी है। ये एडवर्टाइजमेंट लेना चाह रहा है, किससे? फेस पैड से लेना चाह रहा है, फेस पैड से। फेस बैक यानी फेसबुक ही था, फेस पैड कर दिया इन्होंने।
ठीक है। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड एंटर्स इनटू फेस टॉक्स विद फेसपैड फॉर होस्टिंग अ डिजायर्ड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। इट नेगोशिएट्स अ सम ऑफ 20 लाख रुपीस व्हिच इज पेड टू फेसपैड फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन मार्च 2024 अज्यूमिंग फेसपैड डज नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। यानी जो एक नॉन रेजिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ना, इससे सर्विसेज ली किससे? एक किससे एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले ली, एक नॉन रेजिडेंट से एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले ली। 20 लाख की सर्विसेज है। कितना इक्वलाइजेशन लेवी काटना चाहिए? सीधे सीधे 6% की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगी। सीधे-सीधे 6% की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगी, 1,20,000 डिडक्ट करना चाहिए, ठीक है? Is fees paid for online advertising by Alpha Private Limited to FacePay taxable in India? Taxable India क्या इक्वलाइजेशन लेवी लगने वाली ना, और कुछ क्या ही लगेगा इसमें, ठीक है? आंसर देख लो, सिंपल सा वही कह देगा, वही आंसर है, इक्वलाइजेशन लेवी 6% इज अट्रैक्टेड। कह रहा है इफ योर आंसर into A is affirmative, is there any requirement to deduct equalization levy? If equalization levy is not deducted, क्या consequences होंगे? अगर आपने equalization levy deduct करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? और सर अगर नहीं किया तो क्या होगा? अगर नहीं किया तो क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी लगाई जाती है? नॉन डिडक्शन की पेनल्टी लगाई जाती है जितनी इक्वलाइजेशन लेवी है वो। और नॉन पेमेंट की पेनल्टी कितनी लगाई जाती है? नॉन पेमेंट की पेनल्टी लगाई जाती है 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। एक बार देखो क्या कह रहा है। और सर खर्चा भी डिसअलाउ हो जाता है। यस, वो खर्चा भी डिसअलाउ हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? एज पर विच एक्शन प्लान ऑफ बेप्स द प्रोविजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया? कौन से एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग इक्वलाइजेशन लेवी आए थे? इसका आंसर मैं आपको सीधे बता दूं, बेप्स एक्शन प्लान में जो डिजिटल इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए ना बेप्स का एक्शन प्लान था, उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी लाए गए थे, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बेप्स एक्शन प्लान 1। बेप्स एक्शन प्लान 1 के लिए ना पूरा पूरा बेप्स मॉडल टैक्स कन्वेंशंस और टैक्स ट्रीटीज का पूरा बहुत शानदार रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, आप उसको रेफर करो, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा उसको देख के। लास्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑफ सच इनकम? एक बात बताओ यार, तुमने इक्वलाइजेशन लेवी ले लिया, उसके बाद उसको उस देश में टैक्स देना पड़ेगा या उस देश को वापस इंडिया में ना टैक्स देना पड़े, उस एंटिटी को वापस इंडिया में ना टैक्स देना पड़े। इसलिए इंडिया ने क्या प्रोविजंस लिए? इंडिया ने बोला कि 1050 आया था, क्लॉज 50, यानी एक बार हमने इक्वलाइजेशन लेवी ले लिया ना, एक बार हमने इक्वलाइजेशन लेवी ले लिया ना उस एंटिटी से, तो फिर उस केस में उसकी इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसकी इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाती है। ऐसा प्रोविजन इंडिया में आया हुआ है। सेक्शन 1050 की बात करूं, उस इनकम को इंडिया में एग्जेम्प्ट करा दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे डबल स्टार मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एस्टर इंक कंपनी बेस्ड इन कनाडा owns, operates, and manages a platform which acts as a marketplace for buying and selling e-readers at different brands globally। एक बार देखना, ये इंडिया है और ये इंडिया के बाहर कहीं पे भी ले लो, एस्टर मान लो, एस्टर इंक, ठीक है? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एडवर्टाइजमेंट भी देता है, ठीक है? एबीसी को और एक्सवाइजेड लिमिटेड को, इसको दो लोगों को सर्विसेज देता है। एबीसी लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड इंडिया की होगी क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है एबीसी लिमिटेड, और एक होगी एक्सवाइजेड इंक। कहाँ? दुनिया भर के कस्टमर को देता है। थोड़ा फोकस से सुनना। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर कनाडा का, वो सर्विसेज देता है किसको? एबीसी को और एक्सवाइजेड को, दो लोगों को सर्विसेज देता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की भी सर्विसेज देता है प्लस एडवर्टाइजमेंट की भी सर्विसेज देता है। क्या कह रहे हैं? एबीसी एक इंडियन कंपनी है, उसने क्या किया? एंगेज इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये एबीसी कंपनी है, ठीक है? एबीसी ने डिजाइन करती है और बेचती है बुक्स को। एबीसी ने सामान बेचा, सर एबीसी ने सामान बेचा एस्टर के थ्रू। कितना इंडियन कस्टमर्स को सामान बेचा हुआ है? एबीसी ने एस्टर के थ्रू इंडियन कस्टमर्स को सामान बेचा हुआ है। बताओ क्या इस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी क्या? क्या कह रहा है सुनना। इंडियन कस्टमर्स को बेच रहे हैं, 2500 ई रीडर्स बेचे, 10,000 रुपए की ई रीडर है। बताओ क्या इस पे कोई इक्वलाइजेशन लेवी लगने वाली? क्या इसके टर्नओवर का हिस्सा होगा? बताओ। इंडियन एंटिटी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर से इंडिया में ही सामान बेच रही है, क्या इस पे इक्वलाइजेशन लगनी चाहिए? एक बात बताओ यार, एस्टर एबीसी लिमिटेड की जो भी इनकम होगी, इस पे इंडिया में तो इनकम टैक्स लगेगा ही ना। इस पे इंडिया में तो इनकम टैक्स लग ही जाएगा ना, तो फिर आपको अलग से इक्वलाइजेशन लेवी क्यों लेनी है? इसलिए इसको आप इग्नोर करके चलना है। जब कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें ना, तो जो भी सेल ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है ना, इंडियन पर्सन को इंडियन सेलर के थ्रू कर रहा है, सर उस वाले ई कॉमर्स सेल्स को अपने को इग्नोर करना होता है टर्नओवर में। मैंने आपको बुक में भी लिखवाया हुआ है, प्लस आपको क्लास के रिवीजन में भी समझाया हुआ है अच्छे से। यानी इसको ना अपने को इग्नोर करना है, ये अपने लिए किसी भी काम का पॉइंट नहीं है। एबीसी इंक ने क्या किया सर? कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया फॉर बाइंग आईपी एड्रेस, इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करने के लिए कर रहे हैं। सर ये भी रेलेवेंट नहीं हो जाता अपने लिए, ये भी अपने लिए रिलेवेंट नहीं हो जाता सर। अगर इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करने के लिए करे, अल्टीमेटली इसकी इनकम में तो टैक्सेबल हो ही गया ना।
इसकी एबीसी की क्या इनकम में तो टैक्सेबल हो गया सर, इस केस में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं एप्लीकेबल हो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, XYZ इंक अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, जो XYZ है ना सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। कह रहा है ये सामान बेच रहा है इंडियन कस्टमर्स को, तो जो भी सेल ईस्टर के थ्रू हो रही है ना सिंगापुर वाली कंपनी की, कितने की सेल हो रही है इंडियन कस्टमर्स की? 2000 ई कॉमर्स, 2000 ई रीडर्स हैं, कितने रुपए के हिसाब से? 12,000 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा है? 2.4 CR। ये इस पे इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर का ही काम कर रहा है और सेल भी कर रहा है इंडियन रेसिडेंट्स को, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है 165A वाली, और यहाँ पे लग जाएगी इक्वलाइजेशन भी। प्लस कह रहा है कि इंडिया के बाहर सेल कर रहा है लेकिन इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो इस केस में कितना लगेगा इक्वलाइजेशन भी? एक बार देखना, 1000 है, 1000 इंटू 150 इंटू 80, सीधे सीधे 1.2 CR हो रहा है। ये 3.6 CR की सेल हो रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। इस पे 2% की इक्वलाइजेशन लेवी पे किसको करनी पड़ जाएगी? सीधे सीधे एस्टर इनको पे करनी पड़ जाएगी। एक बार ध्यान से सुनना, एक बार आगे वाला क्वेश्चन सुनना क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एबीसी पेड 25 लाख रुपए टू एस्टरिंग फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज फॉर प्रमोटिंग सेल्स टू कस्टमर आउटसाइड इंडिया। एबीसी ने साल भर में ना 25 लाख रुपए का पेमेंट किया है, 25 लाख का पेमेंट किया हुआ है किसको? इंडिया के बाहर एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। तो इस 25 लाख वाले पेमेंट पे सीधे सीधे 6% वाली इक्वलाइजेशन लग जाएगी ना। इस 25 लाख वाले पेमेंट पे सीधे सीधे 6% वाली इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं आगे, XYZ ने, ये जो बाहर वाली एक नॉन रेसिडेंट कंपनी, इसने भी पेमेंट किया हुआ कितना? 32 लाख रुपए का पेमेंट किया हुआ है। 32 लाख का पेमेंट किया हुआ है किसके लिए? ताकि ना ये ईस्टर्न इंडिया में एड्स दिखा सके। यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि इस 32 लाख वाली पेमेंट पे सर, 32 लाख वाली पेमेंट पे 2% वाली इक्वलाइजेशन लेवी सर ईस्टर के हाथ में लग जाएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर काम कर रही, फैसिलिटेशन ऑफ सर्विसेज का काम कर रही, यानी 2% वाली इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी इस केस में। यानी अगर मैं ऑल इन ऑल इस ट्रांजैक्शन के ना 4 लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं। सबसे पहले जो एबीसी इंक सर्विसेज एबीसी इंक सामान बेच रही है ईस्टर के थ्रू, वापस इंडिया में सामान बेच रही है, इस पे कोई इक्वलाइजेशन भी नहीं लगने वाली। लेकिन जो XYZ इंक है, ये एस्टर के थ्रू अगर इंडिया में सामान बेच रही है, तो फिर इसमें इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी 2%, यानी 3.6 करोड़ पे 2% की इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी। फिर एबीसी इंक ने ना 25 लाख का पेमेंट किया इंडिया के बाहर एड्स दिखाने के लिए, तो इसमें 6% वाली इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी। और अपना जो XYZ इंक ने ना एस्टर को पेमेंट किया इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, इसमें सीधे-सीधे 2% वाली इक्वलाइजेशन भी एस्टर के हाथ में लग जाएगी। इस ट्रांजैक्शन के 4 लेग्स हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने सारे स्टेप्स आ जाते हैं तो कई बार कुछ छूट जाता है। तो अगर आपको 6 नंबर चाहिए ना, तो फिर 6 नंबर लेने के लिए ना आपको ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। एक बार आंसर देखो क्या कह रहा है। सीधे-सीधे पहले तो डेफिनिशन दे दी 165A की, एक बार इस ई-रीडर्स की बात करो। In the present case, Aster Inc. is an e-commerce operator since it is a non-resident owning and maintaining of managing a digital platform for online sale of e-readers. Equalization levy would be attracted on the amount of consideration received for the sale of e-readers of XYZ Limited. A non-resident company जो भी XYZ Limited है उसकी सेल के ऊपर जो भी सेल हो रही है सर इंडिया में, उस पे 2% इक्वलाइजेशन लेवी अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन कह रहा है, लेकिन however, amount of consideration received for the sale of e-readers owned by ABC Limited being a Indian company would not be subject to equalization levy। यानी जो भी इंडियन कंपनी का सामान इसने यहाँ से लेके वापस इंडिया में बेचा हुआ है ना सर, इस पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि वैसे ही एबीसी के हाथ में तो टैक्सेबल हो ही रही है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। जो इंडिया वाली कंपनी अगर पेमेंट कर रही है सीधे सीधे 25 लाख का, इस पे 6% वाली लग जाएगी। सीधे सीधे आंसर भी कह दिया इसने, इसलिए सीधे-सीधे 25 लाख का 6% इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी। और सर लास्ट में कहता है कि जो XYZ अगर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रही है, तो 165A वाली इक्वलाइजेशन लग जाएगी और 2% रुपीस 2% इसको पे करना पड़ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ना आपको ज़रूर एक बार देख के जाना है पेपर से पहले। अगर देख के गए तो बिल्कुल भला हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? कीवी इंक, अ कंपनी बेस्ड इन यूएसए, एक इंडिया है और एक यूएसए। यूएसए में कीवी है, is engaged in manufacturing and selling of mobile phones globally। ठीक है, it sells each मोबाइल फोन 2000 यूएसडी का। ठीक है, अल्फा इंक अनदर कंपनी बेस्ड इन यूएसए, अल्फा एक और कंपनी है यूएसए की, ओन्स एंड मैनेजेस, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और ये क्या है? अल्फा इंक
अनदर कंपनी एक वेबसाइट ओन करती है या फिर एक मार्केट प्लेस ओन करती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज सेल होते हैं और एडवर्टाइजमेंट देते हैं। सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक बार थोड़ा कीवी को किनारे कर देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। गामा एलएलसी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, ये गामा है। गामा यूके की कंपनी है। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रिंटर्स, ये प्रिंटर बेचते हैं, ये मोबाइल बेचता है कीवी और ये प्रिंटर बेचता है। ड्यूरिंग द ईयर कीवी ने ना 80,000 मोबाइल फोन्स बेचे हैं। कीवी ने 80,000 मोबाइल फोन्स बेचे हैं, इसने 80,000 मोबाइल फोन्स बेचे हुए हैं। 80,000 मोबाइल फोन्स $2,000 के हिसाब से, 2,000 रुपीज पर डॉलर का मोबाइल फोन है। ठीक है। कह रहा है 80,000 मोबाइल फोन कैसे बेचे, उसकी डिटेल्स है। अल्फा इंक के थ्रू, अल्फा इंक के थ्रू, अल्फा इंक के थ्रू बेचे हुए हैं। किसको? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सर कितने मोबाइल फोन बेचे हुए हैं, कितने मोबाइल फोन बेचे हुए? 15,000 मोबाइल फोन इंडिया वालों को बेचे हुए हैं। एक बात बताओ यार, एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंडिया में सेल्स किया, तो जो भी सेल्स होगी उसका 2% इक्वलाइजेशन भी लग जाएगा। यानी सीधे सीधे इंडिया वाले में, इसमें इसमें जो अल्फा इंक है, इसके टर्नओवर में ना 15,000 मोबाइल फोन ऐड हो जाएंगे। 2,000 रुपए का एक मोबाइल फोन है और रेट कितना दे रखा है, नीचे दे रखा होगा, एक सेकंड। रेट 80 रुपए दे रखा है। 80 रुपए दे रखा है, एक बार कैलकुलेट करो ना। 240 करोड़ की सेल्स कर रखी है। सेकंड वाला, अल्फा इंक के थ्रू इसने कहा किया, पर्सन हु आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया सिटिंग इन यूके। यानी अल्फा इंक के थ्रू इंडिया के बाहर यूके में सेल कर रखी है। सर इसको तो हमको इग्नोर करना, इक्वलाइजेशन लेवी कहीं नहीं लगने वाली, क्योंकि बायर इंडिया नहीं, इंडियन नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? कीवी ने अपनी वेबसाइट से सेल किया हुआ है, कीवी ने अपनी वेबसाइट से सेल किया हुआ है, जो कि इंडियन रेसिडेंट को, यानी कीवी इंक ने ना डायरेक्टली इंडिया के रेसिडेंट को सेल किया हुआ है। एक बात बताओ यार, अगर अपनी वेबसाइट चलाते हो तो वो भी तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट चला रहे हो तो वो भी तो ई कॉमर्स ऑपरेट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यानी जो 7,000 की सेल हो रही है इंटू 200, 2,000 रुपए पर, 80 रुपए, 80 रुपए के हिसाब से हमारा रेट हो जाएगा। इसको हम, इस पे भी हमको इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी। इस कीवी के हाथ में इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी। यानी 112 करोड़ की इक्वलाइजेशन भी लग जाएगी। 112 करोड़ की टर्नओवर माना जाएगा। इस पे भी 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। किसके हाथ में लगेगी? अल्फा के हाथ में लगेगी। और इस पे 2% इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी। किसके हाथ पे? कीवी के हाथ में लग जाएगी। ठीक है। कीवी ने अपनी वेबसाइट से सेल किया, किसको? अपनी वेबसाइट से ऐसे जने को सेल किया जो कि यूके में लिमिटेड है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। कीवी ने अपने फिजिकल स्टोर से बेचा, कीवी का जो फिजिकल स्टोर है ना, फिजिकल स्टोर, यहां से इंडियंस को बेचा हुआ है। इससे क्या होता है सर, इक्वलाइजेशन लेवी तो डिजिटल ट्रांजैक्शन पे लगती है, तो यहाँ पे तो अपने को इसको भी इग्नोर करना है। यानी अल्टीमेटली अपना आंसर में इक्वलाइजेशन लेवी इतनी ही आ जाएगी, इतनी ही आ जाएगी हमारी। एक बार आंसर इतना सा चेक करो ना, आगे गामा का दिया हुआ है। देखो 240 भी इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी। सेकंड केस में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगने वाली। थर्ड केस में वापस इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी अपनी 112 करोड़ पे 2%, और चौथे में फिर से कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगने वाली। पांचवें में फिजिकल सेल में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। इतना हमने पढ़ा। एक बार अब वापस इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन और भी कुछ चीजें बयां करता है। क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, सुनना। जो गामा एलएलसी है ना, कॉन्ट्रैक्ट में आया अल्फा के, कह रहा है जो गामा एलएलसी है ना, ये अल्फा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया फॉर पब्लिशिंग इट्स एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट ऑफ अल्फा। गामा ने $50,000 पे किए फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर इंडियन कस्टमर्स। ठीक है, $50,000 पे किए हुए ताकि इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिखा सके। इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए $50,000 पे किए गामा ने। और $20,000 पे किए फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन यूके कस्टमर। $20,000 पे किए यूके में दिखाने के लिए। तो यूके वाला तो हमारे काम का नहीं। $50,000 जो पे किए हुए हैं, इस पे इक्वलाइजेशन भी लगनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है? कीवी, अल्फा, गामा कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, टैक्स ट्रीटमेंट बताओ एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे सीधे हम बोलेंगे जो $50,000 पे किया है ना गामा ने, कि क्योंकि एड्स इंडिया में दिखा रहे हैं ना, ये एड्स इंडिया में दिखाना इक्वलाइजेशन लेवी के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी अल्फा इनकी रिसीट्स है ना $50,000 की, $50,000 को मैं 80 से कन्वर्ट करूंगा और इस पे ना कितनी, 2% इक्वलाइजेशन लेवी मैं डिडक्ट करने वाले वाला हूँ। मैं अल्फा को पे करना पड़ जाएगा इस केस में।
यही आंसर होगा, एक बार आंसर को चेक करो। 50,000 में सीधे-सीधे 2% इक्वलाइज़ेशन लेवी लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्सो 20,000 वाले पे कोई इक्वलाइज़ेशन लेवी नहीं लगने वाली है। नो इनकम टैक्स लायबिलिटी इज़ अट्रैक्टेड, कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? रघु लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपीस कब? 30 जून 2023 को पेमेंट कर दिया। फॉर प्रोक्योरिंग ऑनलाइन स्पेस की पेमेंट किया है। ठीक है, ऐसे पर्सन को किया जहां पे सर कोई भी जहां पे उसका कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, यानी सीधे से इक्वलाइजेशन भी लगना चाहिए। मैंने 3 लाख रुपए पेमेंट किया 30 जून को। मैंने 3 लाख का पेमेंट किया 30 जून को। किसको पेमेंट किया? एक ऐसे पर्सन को जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, और किस चीज के लिए पेमेंट किया? एडवर्टाइजमेंट के लिए। सीधे सीधे 165 की इक्वलाइजेशन भी लगनी चाहिए। कंपनी रेमिटेड द इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ये, अरे बाप रे, 30 जून को आपने पेमेंट किया, यानी 30 जून को आपने 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट ली होगी, ऐसा मान रही है सरकार। 30 जून को आपने इक्वलाइजेशन लेवी काट ली होगी, यानी आपको पे कब तक कर देनी चाहिए थी? 7 जुलाई को पे कर देनी चाहिए थी। आपने जुलाई का महीना एक गिनो, अगस्त 1 महीना, सितंबर 1 महीना, अक्टूबर 1 महीना, नवंबर 1 महीना, दिसंबर 1 महीना और जनवरी का 1 महीना। 8 महीने आपने डिले किया। 8 महीने आपने डिले किया है। एक बात बताओ, 3 लाख का पेमेंट था, इसपे 6% इक्वलाइजेशन लेवी कितनी होती है? 18,000 की इक्वलाइजेशन लेवी आपको पे कर देनी चाहिए थी। 18,000 की आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे कर देनी चाहिए थी। आपको कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है? आपको 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए। एक बार इसने देखा कि इसने कैसे किया हुआ है, एक बार इसको भी देखना। विदिन 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अच्छा कैलेंडर मंथ ले रखा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1 मंथ 1% लगेगा। रघु इज रिक्वायर्ड टू रेमिट इक्वलाइजेशन लेवी कब तक? 7 जुलाई तक कर देना चाहिए, लेकिन उसने कब का किया? इसने किया हुआ है 23 जनवरी 2024 में किया हुआ है। यानी कितने महीने लगते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने ही तो होते हैं। महीने मैंने कैसे किया हुआ है? 7 ही तो हो रहा है यार, कैसे मेरे को 8 करवा रहे हो? 7 मंथ्स ही तो हो रहा है टोटल। अरे रे, 7 मंथ्स पे इंटरेस्ट लगा दो। 18,000 रुपए पे 7%, सीधे सीधे 1,280 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। 1,280 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, सीधे सीधे यही आंसर है हमारा। पेनल्टी 1,000 रुपए पर डे की लगाई जाएगी, जो भी आप कंटिन्यूड फेलियर रखते हो। लेकिन अगर आप कोई रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर दे देते हो तो ही आपके ऊपर लगाई जाएगी। और ध्यान देना, पेनल्टी हमेशा इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट तक की हो सकती है, उससे ज्यादा की पेनल्टी हो भी नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। Sun Limited, an Indian company, is engaged in the business of manufacturing of the carpets. To expand its business, it hired services of the London-based company Shining for online advertising. उनका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, 5 लाख का पेमेंट किया गया। कंप्यूट करो इंटरेस्ट। वो सेम क्वेश्चन हम ही करके आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को अब दोबारा रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, इस क्वेश्चन को हम करके आ चुके हैं। विद दैट मैंने सारे के सारे इक्वलाइजेशन लेवी के कांसेप्ट भी करा दी, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। 14 मिनट्स का कांसेप्ट का वीडियो है, 42 मिनट्स में सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो गए। आई होप आपको सारा चैप्टर से समझ में आ गया होगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।